हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर जो है वो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोग खुद अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं करवा सकता। तो इसके अंदर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ ही और शी हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। अगर उसका इंटरेस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट कॉमन है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स कैन लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी whenever they desire to do so by giving a notice। वो छोड़ भी सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उनको एक नोटिस देना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि भाई मैं मेंबर नहीं रहना चाहता, तो वो छोड़ भी सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स वो कभी भी बन सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस, सेकेंड पॉइंट। तो लीगल स्टेटस में क्या है? कंपल्सरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इट्स सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं मानी जाएगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन the cooperative organization get its separate legal entity, which means that the cooperative society is considered as a separate from its members। जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, जिसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेपरेट लीगल पर्सन की तरह डील करेगा और वो अपने मेंबर से सेपरेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता है कि अगर कोई भी पंगा पड़े कंपनी के ऊपर तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के ऊपर ही वो पंगा माना जाता है। मतलब जो भी डायरेक्टली फेस किया जाएगा वो पार्टनर्स ही फेस करेंगे। इसमें क्या है, कंपनी फेस कर सकती है, मेंबर्स के ऊपर डायरेक्टली कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से काफ़ी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है और वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करूँगा कि मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी थी 5-6 साल पहले। वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड थी। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो भी उनका 2 नंबर का पैसा होता है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, 5-7 लोगों को 10 लोगों को इकट्ठा करके, और ये कह देते हैं कि भाई हम कोई एनजीओ हैं या फलां हैं, ऐसे ऐसे करके। और जितनी भी जो ऐश प्रस्ती वाले काम है, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ लेना, उसको मेंटेन करना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे लेके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चलाते रहते हैं, क्योंकि खुद के नाम पे लेंगे तो टैक्स का चक्कर पड़ सकता है। ठीक है। डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर किसी भी एक मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी के केस में वो फंस जाता है या फिर इनकैपेसिटी, कोई पागल पुगल हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, इस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करना बंद नहीं करेगी। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड। मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू कर रहा है तो उनके जो मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ उतनी ही होगी जितना उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। उससे ज़्यादा लायबिलिटी थोड़ी ना है कि जितना पैसे डालें ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कंट्रोल। पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो भी डिसीजंस है वो कौन लेगा? जो भी इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है वो सारे के सारे डिसीजंस लेगी। एंड कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग ऑफ द मेंबर्स। जो भी कमेटी है वो वोटिंग के थ्रू चूज़ की जाती है और ऐसे नहीं हवाई तौर तरीके पे नहीं चूज़ होती, प्रॉपरली डेमोक्रेटिक वे से वोटिंग की जाती है और उस हिसाब से एक कमेटी चूज़ की जाती है जो सारे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस मोटिव। पहले मैं कह चुका हूँ इसका मेन मकसद क्या है, सर्विस करना मेंबर्स की। मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड द सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेन मकसद है जो मेंबर्स हैं उनकी वेलफेयर करना या फिर उनको मतलब फ़ायदा पहुंचाना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई इसलिए जाती है कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, किनको? मेंबर्स को। अर्निंग प्रॉफिट इज़ द सेकेंडरी मोटिव। प्रॉफिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेन मकसद है मेंबर्स को फ़ायदा पहुंचाना। नेक्स्ट, इक्वल वोटिंग राइट्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 पर्सन 1 वोट। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली 1 वोटिंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। चाहे वो 50% पैसा डालें चाहे 30% पैसा डालें, एक मेंबर जितना मर्जी पैसा डाले कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका एक वोट ही माना जाएगा। तो रिच मेंबर्स बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स। रिच मेंबर्स जो कि ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वो अपने हिसाब से
ज़्यादा वोट्स उनको नहीं मिलेंगी, एक मेंबर जितना मर्जी पैसा डाल दे उसको एक ही वोट मिलेगी, ठीक है। तो ये थे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे और आप पॉज करके इसमें थोड़े नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ वो है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।